दोस्तों नमस्कार। पहले सरकारें सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल तब करती थी जब अति हो जाया करती थी या सरकार गिरने का खतरा होता था या फिर वाकई में वो व्यक्ति दोषी होता था, तो सरकारें ईमानदारी के साथ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उसको सज़ा देती थी। लेकिन दौर अब बदल चुका है। अगर आप सरकार का विरोध करेंगे, अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर सरकार के व्यय पर, आय पर आप सवाल पूछेंगे, ये पूछेंगे कि सरकार ने पिछले 10-12 साल में क्या किया, या कोई ऐसा शो करेंगे चाहे वो कॉमेडी ही क्यों ना हो, सरकार का अगर आप मजाक बनाएंगे तो आपके सहयोगी पर आप कर ईडी की कार्यवाही हो जाएगी। शेखर सुमन एक अभिनेता एक नया शो लेकर आते हैं, शेखर टुनाइट। बहुत ज़्यादा हिट होता है। इसमें शेखर सुमन सत्ता से सवाल पूछते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, राम मंदिर पर सवाल, मोदी की फाइनेंशियल नीतियों पर सवाल, मोदी के दौरों पर सवाल, राज्य सरकारों पर सवाल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से सवाल, एथेनॉल पर सवाल, ये सारे सवाल शामिल होते हैं और उसमें कॉमेडी का ह्यूमर होता है। ये लाइनें तो आम आदमी के लिए कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कोई हीरो जब यही लाइन किसी फिल्म में बोल देता है तो खुशी से वो ताली जरूर बजा लेता है। उसको लगता है कि सिस्टम में कोई तो है जो अपने नहीं उसके मन की बात भी करता है। यहां का आम आदमी इतना आम है कि आम बजट में भी उसके लिए कुछ खास नहीं होता। ये शो बहुत हिट होता है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये सरकार कैसे बर्दाश्त कर ले रही है इस शो को। जो सरकार अपनी एक आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कैसे शेखर सुमन के शो को बर्दाश्त कर ले रही है। और आखिरकार वही हुआ और सरकार ने ईडी की कार्यवाही कर दी है शेखर सुमन के खास सहयोगी और शेखर सुमन फिल्म एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक रमेश सांगवानी के ऊपर। रमेश सांगवानी शेखर सुमन से बहुत गहरे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शेखर सुमन के फाइनेंसेज के साथ साथ शेखर सुमन के प्रोडक्शन कास्ट, उनके प्रोडक्शन को देखते रहे हैं। ऐसे में सरकार की नीति रही है कि डायरेक्टली शेखर सुमन को टारगेट ना करके उनके सहयोगी को टारगेट करके उनको फाइनेंशियली पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए। अब इस कार्यवाही में ईडी ने जो दलील दी है, ईडी का आरोप है कि रमेश सांगवानी के पास ऐसी विदेशी मुद्राएं थीं जिनका लेन देन ट्रांजैक्शन इन्होंने ठीक तरह से नहीं किया। कई सारे देशों में इनका बिजनेस है, इनका ट्रांजैक्शन है जो कानून सम्मत नहीं है। ईडी ने जो आरोप लगाया है वो फेमा के तहत लगाया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एक कानून है, बहुत सख्त कानून है, उसके तहत कार्यवाही की है रमेश सांगवानी पर। इसके अलावा रमेश सांगवानी पर आरोप है कि कनाडा, यूएसए, यूएई में इनके बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी जानकारी ये ठीक तरह से नहीं दे पाए। इसके अलावा ईडी ने कहा है कि 13वीं मंजिल से रमेश सांगवानी ने अपना फ़ोन फेंक दिया। हालांकि ईडी ने इस फ़ोन को बरामद कर लिया। ये सारी चीज़ें एक तरफ रख लीजिए। रमेश सांगवानी मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने गलती की हो, रमेश सांगवानी ने कुछ विदेशी मुद्रा में लेन देन हेर फेर भी किया हो, लेकिन आखिर उन्हीं लोगों पर कार्यवाही क्यों जो सरकार की आलोचना करते हैं? आखिर उन्हीं लोगों पर सवाल क्यों जो सरकार से सवाल पूछते हैं? कई सारे पॉलिटिशियंस के मैं नाम लूँगा, आपको बताऊँगा जो एक समय पर ईडी के निशाने पर थे, सीबीआई के निशाने पर थे, लेकिन उनको कैसे वॉशिंग मशीन में धुल दिया गया। महाराष्ट्र से ही पहला नाम है अशोक चौहान का। अशोक चौहान 2024 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। अशोक चौहान पर ईडी का केस, सीबीआई का केस, कई सारे केसेस थे। और एक व्यक्ति ऐसे जो दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी बात करूँगा, अजीत पवार। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे और बीजेपी ने लगाए। बीजेपी पार्टी ने अजीत पवार को बदनाम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजीत पवार दोषी थे कि दोषी नहीं थे, लेकिन ईडी की कार्यवाही होने ही जा रही थी और उन्होंने एनसीपी को 2 भागों में बांट दिया। बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी की कार्यवाही खत्म हो गई। तीसरा नाम है महाराष्ट्र से ही छगन भुजबल का। 2016 में ये महोदय जेल भी जाते हैं, ईडी इनको जेल भेज देती है और छगन भुजबल बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं। सारे केसेस इनके खत्म हो जाते हैं। अगला नाम मैं बताने की आवश्यकता भी नहीं महसूस कर रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, हिमंता बिस्वा शर्मा। बड़े बड़े घोटाले के आरोप। जब ये कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री था, कांग्रेस सरकार में, तो बीजेपी ने इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। लेकिन ये व्यक्ति अब बीजेपी से मुख्यमंत्री है असम का। जब अमित शाह से किसी पत्रकार ने पूछा कि अमित भाई आप क्या कहना चाहते हैं, तो अमित शाह ने ये उत्तर दिया, शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। अमित शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल नहीं पूछा करते। एक और नाम है नवीन जिंदल का, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन। इनके ऊपर कई सारे केसेस थे, ईडी के, सीबीआई के। 2024 में ये बंदा बीजेपी ज्वाइन करता है, इसके सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब बीजेपी एक ऐसी गंगा हो गई है, जो भी उसमें नहाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब आप समझिए सिनारियो, बीजेपी ने ईडी का डर लगा के, ईडी का डर दिखा के
सीबीआई का डर दिखा के, इनकम टैक्स में कुप्रबंधन का डर दिखा के न जाने कितने सांसदों को तोड़ा, न जाने कितने विधायकों को तोड़ा, न जाने कितनी पार्टियों को नेस्त नाबूद कर दिया। बीजेपी, जो अटल आडवाणी की बीजेपी थी, जो राजनैतिक शुचिता की बात करती थी, पॉलिटिकल एथिक्स की बात करती थी, वो बीजेपी ये भूल गई कि आखिर पॉलिटिकल एथिक्स होती क्या है। उस बीजेपी ने पार्टी को कॉरपोरेट कंपनी बना दिया, देश को कॉरपोरेट कंपनी चलाने वाला धंधे की जगह बना दिया, और राजनीति को उसने इतना हद तक गिरा दिया कि कोई व्यक्ति अब राजनीति पर भरोसा ही नहीं करता। उसी पार्टी ने, जिसने 500 साल के सांस्कृतिक जागरण के रूप में राम मंदिर को बनाने की बात की, बड़े बड़े वादे करके कई सारे चुनाव जीते, बाद में उसी पार्टी और उस पार्टी के और आनुषंगिक संगठन जो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, इन लोगों ने खुलेआम चंदा चोरी की। बीजेपी ने कहाँ कहाँ चोरी नहीं की। इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर लो तो चंदा चोरी वहाँ से शुरू होती है और मंदिर पर आकर ख़त्म होती है। तो ये जिस तरह की नीति, जिस तरह की पॉलिसी इस समय चल रही है देश में, ये बहुत खतरनाक है। ये एक ट्रेलर है, आगे आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, शायद इतना डेंजरस है कि कोई अब अपनी बात कह भी नहीं पाएगा। अभिव्यक्त की आज़ादी खतरे में है। देश के लोग अभी समझ पा रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आर्टिकल 19 के लिए जो अम्बेडकर साहब, नेहरू और संविधान सभा के अन्य मेंबरान लड़ते लड़ते अपनी जान तक कुर्बान कर दिए, उनको कभी उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत में इस तरह की तानाशाही कभी आएगी। अम्बेडकर साहब कहते थे कि संविधान की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, केवल संविधान के होने से कुछ नहीं। अगर संविधान किसी गलत हाथ में चला जाएगा तो उस देश में तानाशाही ही आ जाएगी। बने रहिए आलोक त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।